हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग कवर करेंगे अपने एवीएम के मॉड्यूल 1 बी का यूनिट नंबर 16 जो कि बेस्ड है दोस्तों एस्टिमेशन पे। सो आज हम लोग एस्टिमेशन को कवर करेंगे दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों, एस्टिमेशन को समझने के लिए पिछला जो टॉपिक है सैम्पलिंग, उसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सैम्पलिंग का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है दोस्तों। तो जिन लोगों ने अभी तक सैम्पलिंग का वीडियो नहीं देखा है, जो कि मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया था, तो उसका लिंक आपको यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में दिख जाएगा। दोस्तों, एक बार सैम्पलिंग के थ्योरी वाले पोर्शन को एक बार देख लीजिए। साथ ही साथ एमसीक्यूज़ का मैंने सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, तब आप एस्टिमेशन को आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट यूज़ करेंगे ना, वो हमारा सैम्पलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए तो जरा देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हमें समझना है इंट्रोडक्शन, आखिर एस्टिमेशन होता क्या है। उसके बाद है दोस्तों, इसमें दो टर्म आता है, एक है हमारा एस्टिमेटर और दूसरा टर्म है हमारा एस्टिमेट्स। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे कि आखिर क्या होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग इंटरवल एस्टिमेट को समझेंगे कि इंटरवल एस्टिमेट क्या होता है। अब दोस्तों, इंटरवल एस्टिमेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप ये समझेंगे कि इंटरवल एस्टिमेट और कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंसेस हैं। और दोस्तों, इंटरवल एस्टिमेट हम लोग निकालना सीखेंगे किसका, मीन का, फ्रॉम लार्ज सैंपल। और इंटरवल एस्टिमेट हम लोग निकालना सीखेंगे प्रोपोर्शन का फ्रॉम लार्ज सैंपल। तो कुल मिलाकर ये 6 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चीज़ पार्टिकुलर चैप्टर में। आइए दोस्तों, हम लोग एक एक करके कवर करते हैं हर एक चैप्टर को, हर एक को आसानी से। तो मेरे साथ बने रहिए अगले 30-40 मिनट तक, और मैं आपको एक निश्चित रूप से इस टॉपिक का पूरा कंसेप्ट क्लियर करके दूंगा। और अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों, वो एमसीक्यूज़ का आएगा। दोस्तों, यदि आपको जो मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए, यानी कि जो मैं आपको टाइप नोट्स और साथ साथ टाइप्स एमसीक्यू चाहिए, तो नीचे वो पेड पीडीएफ है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा मेरा, जिस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। तो दोस्तों, ऐसा कि मान लीजिए एक केस हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि भारत की पॉपुलेशन की हम बात करें। लेट अस टॉक अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि पॉपुलेशन है, भारत की जनसंख्या को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मान लीजिए कि भारत की जनसंख्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा है पॉपुलेशन। ठीक है, और दोस्तों हम क्या निकालना चाह रहे हैं कि इस पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उनका मीन हार्ट रेट क्या है, मतलब उनका जो हार्ट, सभी का अपना अपना हार्ट रेट होगा, है ना। और हम ये निकालना चाह रहे हैं कि मीन हार्ट रेट कितना है। ठीक है, ये हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पता है भारत में जो है 300 मिलियन जनसंख्या, 300 करोड़ आबादी है। ठीक है, तो 30 करोड़ आबादी है दोस्तों। तो दोस्तों, देर आर ऑलमोस्ट 300 मिलियन पीपल। अब दोस्तों ये बताइए कि कैसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे सभी का मीन हार्ट रेट। क्या पॉसिबल है क्या कि आप हर एक आदमी का जो है हार्ट रेट को निकाल के फिर मीन निकालें? क्वाइट इम्पॉसिबल है। तो ये क्या है दोस्तों, इम्पॉसिबल है। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए, ताकि हम इस पूरे इंडिया के पॉपुलेशन का मीन हार्ट रेट निकाल पाएँ, इस चीज़ को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक रैंडम सैंपल लेते हैं दोस्तों। हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी टेक रैंडम सैंपल। तो हम लोग एक रैंडम सैंपल लेते हैं, और ये सैम्पलिंग में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हमारा सैंपल कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, ये हमारा एक सैंपल है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, कुछ पॉपुलेशंस हैं, कुछ लोग हैं। ठीक है, कुछ लोग को सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग इसमें रैंडमली। ठीक है, सो ये हमारा कुछ रैंडम सैंपल है। ठीक है, और ये जो है स्मॉलर है नंबर में। ठीक है, पॉपुलेशन में देखिए बहुत सारे जनसंख्या होंगे, 300 मिलियन पीपल है, और जो सैंपल होंगे उसमें स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल होंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये बताइए कि इस सैंपल का तो मीन आप निकाल सकते हैं ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा सैंपल है, तो इस सैंपल का तो मीन आप निकाल सकते हैं ना। तो मान लीजिए कि इसका मीन आपको एक्स बार आ गया। एक्स बार क्या है, एक्स बार है सैंपल का मीन। ये मैंने देखिए नोटेशन सब मैंने ऑलरेडी सैम्पलिंग वाले वीडियो में बता रखा है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन हैं जो कि मैं यहाँ पे यूज करूँगा। ठीक है, तो जैसे आपको एक्स बार दिखे, आप समझ जाइए कि ये क्या है, सैंपल का मीन है। अब दोस्तों ये देखिए कि सैंपल का मीन तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस सैंपल के मीन से हम क्या करेंगे, इस सैंपल के मीन से हम लोग पॉपुलेशन का मीन निकालेंगे। यही तो हम चाह रहे हैं ना, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि पॉपुलेशन का मीन निकालना, यानी कि मीन हार्ट रेट निकालना। हम क्या किए, कुछ आदमी को रैंडमली सेलेक्ट कर लिए
उनका हार्ट रेट निकाल लिए, तो वो मिल गया हमारा सैंपल का मीन। और उस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, पॉपुलेशन का मीन निकालेंगे। और दोस्तों आपको पता है कि पॉपुलेशन का मीन का सिंबल होता है म्यू, ये आपको याद रखना है। नहीं पता है तो याद रखिए, ऑलरेडी पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो पॉपुलेशन का मीन का सिंबल होता है म्यू होता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए, तो दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं कि सैंपल के मीन जो कि x बार है उसके सहायता से पॉपुलेशन का मीन निकाल रहे हैं। और दोस्तों इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एस्टिमेट। हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं कि वी आर एस्टिमेटिंग। क्या एस्टिमेट कर रहे हैं? पॉपुलेशन का मीन एस्टिमेट कर रहे हैं। कैसे एस्टिमेट कर रहे हैं? सैंपल के मीन से एस्टिमेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सैंपल का मीन जो है पॉपुलेशन के मीन के लिए एक एस्टिमेट है। समझ में आया आपको? तो यही टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं। आपको मैं शॉर्ट में समझा दिया कि एस्टिमेशन में आखिर करना क्या है हमें। ठीक है, तो यही प्रोसेस है कि हमारे पास लंबा सारा बड़ा हमारे पास पॉपुलेशन है ह्यूज साइज का। हम क्या कर रहे हैं, उसमें से रैंडमली सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हैं और उस सैंपल का जो डाटा है जिसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, उस बेसिस पे पॉपुलेशन के पैरामीटर को कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने बताया था ना कि जो सैंपल, अभी मैं आपको फिर से रिपीट करूँगा। तो ये चीज़ क्लियर है। एस्टिमेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो सैंपल का मीन है वही एस्टिमेट कहलाएगा हमारा पॉपुलेशन के मीन का। चलिए, अब मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं कि जो स्टैटिस्टिकल ये एस्टिमेट है उसका मतलब क्या हुआ। सो द मेथड बाय विच population parameters are estimated from the sample statistics। ठीक है, देखिए आपको इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस मेथड जो ये मेथड है उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेट। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से एक मेथड जिसके थ्रू हम लोग पॉपुलेशन के पैरामीटर को, ठीक है, एस्टिमेट कर सकते हैं सैंपल के स्टैटिस्टिक्स से, तो उस मेथड को हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेट। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब दोस्तों अब हम लोग जरा कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। इसमें इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, आइए जरा उसको देखते हैं। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारा सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल। तो दोस्तों देखिए, जब मैं सैंपल की बात करूं उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकता है। सैंपल का मीन हो सकता है ना, सैंपल का मीन हो सकता है दोस्तों, सैंपल का वेरिएंस हो सकता है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, सभी कुछ हो सकते हैं हमारे सैंपल के। ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, हमारे सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएंगे। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए, यदि हम बात करें मीन की तो एक्स बार से डिनोट करते हैं, एस डी को डिनोट करते हैं एस से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है हमारा पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट रिवाइज मैं आपको करा रहा हूँ। पैरामीटर जो होता है दोस्तों वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, तो पॉपुलेशन का। सो पैरामीटर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों हमारा एस्टिमेटर। तीसरा जो टर्म है वो है एस्टिमेटर। ये समझिएगा ध्यान से, एस्टिमेटर और एस्टिमेट में क्या अंतर होता है वो समझिएगा। तो दोस्तों एस्टिमेटर बेसिकली एक सैंपल स्टैटिस्टिक्स होता है, सैंपल स्टैटिस्टिक्स होता है जिसको यूज़ करते हैं हम लोग पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने में। यूज टू एस्टिमेट पॉपुलेशन। जैसा कि मैंने आपको पिछला जो एग्जांपल लिया था मीन हार्ट रेट वाला, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल लिया था मीन हार्ट रेट वाला, तो उस केस में बताइए आपका सैंपल स्टैटिस्टिक्स कौन सा है। तो दोस्तों आपका सैंपल स्टैटिस्टिक्स है मीन हार्ट रेट, याद है एक्स बार। तो एक्स बार का सहायता आप ले रहे हैं ना पॉपुलेशन को एस्टिमेट, पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए, तो एक्स बार ही अपना एस्टिमेटर हो गया। ये चीज़ क्लियर है। चलिए, डेफिनेशन को क्लियर रखना है। एस्टिमेटर होता क्या, जिस देखिए आर लिखा हुआ है ना, मतलब जिसके सहायता से हम अपने सैंपल के स्टैटिस्टिक्स, जिसके सहायता से हम लोग पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर रहे हैं उसी कहते हैं एस्टिमेटर। ठीक है, चलिए उसके बाद है एस्टिमेट। उसके बाद क्या है दोस्तों, एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या होता है कि एस्टिमेटर का जो वैल्यू आता है उसे एस्टिमेट कहते हैं, स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर। अब जैसे देखिए पिछले केस में जो कि हम लोगों ने मीन हार्ट रेट वाला लिया था, आपने एक सैंपल लिया था ना दोस्तों, उस सैंपल का आपने हर एक पॉपुलेशन का मीन हार्ट रेट निकाला था ना, जो एक्स बार निकाला था, तो एक्स बार कहलाएगा आपका एस्टिमेटर। समझिए बात को,
एक्स बार क्या कहलाएगा, एस्टिमेटेड कहलाएगा। मान लीजिए एक्स बार का जो वैल्यू आया वो आ गया 72, ये 72 BPM, ठीक है। आपको पता है हार्ट बीट का जो यूनिट होता है बीट पर मिनट होता है, तो ये मान लीजिए 72 BPM आ गया हार्ट रेट का, ठीक है। तो ये जो 72 है ये कहलाएगा हमारा एस्टिमेट। समझ में आपको एस्टिमेटेड और एस्टिमेट में डिफरेंस क्लियर है। एस्टिमेटेड में फिर से बता रहा हूँ, जिस सैम्पल स्टैटिस्टिक्स के सहायता से आप पॉपुलेशन पैरामीटर को निकाल रहे हैं उसी को हम लोग एस्टिमेटर कहते हैं, और एस्टिमेटर का जो वैल्यू आता है उसे हम लोग एस्टिमेट कहते हैं। मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, ये सब समझना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि तब ये सब समझिएगा तभी तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाइएगा, आगे जो आएगा क्वेश्चन सब, और ऑब्जेक्टिव आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेगा इस टॉपिक से। कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कंसेप्ट क्लियर करना, ठीक है। सो विल ट्राई टू क्लियर अवर कंसेप्ट एज मच एज पॉसिबल। चलिए ये 4 चीज़ क्लियर हो गया, इसको मैं रब कर रहा हूँ। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, वो है स्टैंडर्ड एरर। ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं आपको शॉर्ट में डिवाइड करा रहा हूँ दोस्तों। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, इससे बेसिकली स्ट्रैटेजी, मान लीजिए कि हम स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो द स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स, तो किसी भी स्टैटिस्टिक्स का जो स्टैंडर्ड एरर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन is the standard deviation of its sampling distribution ठीक है। देखिए आपका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है, वही कहलाता है हमारा स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। या आप एक और भाषा में कह सकते हो, एक और लैंग्वेज में कह सकते हो कि एस्टिमेट होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एस्टिमेट होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब दोस्तों स्टैंडर्ड एरर के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली आपको ये बताता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मीन से कितना दूर है, ठीक, कितना नज़दीक है, ये स्टैंडर्ड एरर आपको बताता है। तो स्टैंडर्ड एरर निकालने का कुछ फार्मूला था जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे। आइए मैं आपको रिकॉल करा दूँ उस फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो एस्टिमेट होता है उसे हम लोग स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, या आप लोग इसे भी कह सकते हो, इट इज़ एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे मेजर करोगे, तो स्टैंडर्ड एरर से मेजर करते हो आप, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को आप मेजर करने के लिए जो तरीका होता है उसे हम लोग स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। अब कैसे इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए स्टैंडर्ड एरर को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस टॉपिक में बार बार आएगा, तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल बना के समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक टेबल है, ठीक है, दिस इज़ अ टेबल एंड वी हैव 2 रोज, ठीक है, हमारे पास 2 रोज है और हमारे पास 3 कॉलम है, ठीक है। तो दोस्तों पहला जो कॉलम ये वाला है, तो यहाँ पे है हमारा पॉपुलेशन साइज, ठीक है। अब दोस्तों पॉपुलेशन साइज है और इसमें क्या है कि यहाँ पे हमारा अननोन, ये क्या है हमारा अननोन है, और यहाँ पे क्या है हमारा नोन, ठीक है। दोस्तों पॉपुलेशन साइज में हम लोग दोस्तों देखिए, पॉपुलेशन साइज एक केस में आपको अननोन रहेगा और एक केस में जो हमारा नोन रहेगा। तो जैसे मान लीजिए कि पॉपुलेशन, आप पहला केस लेते हैं, हमें स्टैंडर्ड एरर निकालना है एक्स बार का, स्टैंडर्ड एरर निकालना है मीन का, ठीक है, एक्स बार का स्टैंडर्ड निकालना है, यानी कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, तो मीन का हमें स्टैंडर्ड एरर निकालना है, ठीक है। और दोस्तों सेकेंड केस लेते हैं हम लोग एस स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। दूसरे केस में क्या लेना है हमें, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो देखिए पॉपुलेशन साइज में 2 केस है, या तो हमें अननोन रहे पॉपुलेशन साइज और या तो नोन रहे, और एक केस है हमारा, मान लीजिए कि हमें मीन का स्टैंडर्ड एरर निकालना है। तो दोस्तों उस केस में जो होता है मैं आपको बताता हूँ, मीन का स्टैंडर्ड एरर निकालना है दोस्तों, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। आपको पता है कि जब पॉपुलेशन साइज आपको अननोन रहता है तो फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन रूट एन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन रूट एन। और यदि पॉपुलेशन साइज आपको नोन है तो फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन रूट एन मल्टीप्लाइड बाय अंडर ब्रैकेट एन माइनस एन इंटू। ये कब यूज़ करना है, जब आपको नोन रहे। जो साइज है देखिए, यदि आपको पॉपुलेशन का साइज नोन है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और यदि पॉपुलेशन का साइज अननोन है तो ये यूज़ करेंगे।
ठीक है। हम लोग लेते हैं तीसरा केस लेते हैं दोस्तों, हम लोग जब प्रोपोर्शन का स्टैंडर्ड एरर निकालना है। अब देखिए प्रोपोर्शन का स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है √PQ/N, ठीक है। और यदि हम लोग नोन वाले केस में निकालें तो वो है दोस्तों PQ/N इंटू N-N/N-1, ठीक है। तो दोस्तों ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। आप इस टेबल की सहायता से स्टैंडर्ड एरर का या प्रपोर्शन का, ठीक है, दोनों का आप स्टैंडर्ड एरर नोन केस हो हमारे पास नोन पॉपुलेशन साइज हो या अननोन पॉपुलेशन साइज हो। चलिए अब आप ये चीज़ क्लियर है। तो दोस्तों आपके साथ आपके पास अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है क्राइटेरिया ऑफ गुड एस्टिमेटर। एस्टिमेटर तो समझ लिया एस्टिमेटर क्या होता है, ठीक है। अब जरा सब कुछ क्राइटेरिया देखते हैं। क्राइटेरिया ऑफ गुड एस्टिमेटर, तो हमारे पास कोई यदि अच्छा एस्टिमेटर है उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला क्राइटेरिया है हमारा अनबायसनेस, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अनबायसनेस का मतलब क्या हुआ कि देखिए जैसे कि हम लोगों ने एवरेज का बात किया तो उसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो अनबायस्ड कब रहेगा, जब पॉपुलेशन, देखिए यदि देखिए इसका क्या मतलब है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल एवरेज, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल एवरेज is said to be unbiased estimator। तो अनबायसनेस कब आता है उसका कंडीशन देखिए, is said to be unbiased estimator if it is equal to जो एस्टिमेटर का वैल्यू है उसको मैं बात कर रहा हूँ, इफ इट इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। ध्यान दीजिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे पास सैंपल का जो एवरेज आया है, ठीक है, उसका वैल्यू यदि पॉपुलेशन के मीन के बराबर हो, ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये जो हमारा सैंपल एवरेज है वो अनबायस्ड है। ये पहला पॉइंट ध्यान रहेगा। और दोस्तों एक अच्छा एस्टिमेटर के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि हमारा जो सैंपल का मीन है और जो पॉपुलेशन का मीन है वो आपस में क्या हो, बराबर हो। चलिए दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा गुड एस्टिमेटर का क्राइटेरिया क्या है, सेकंड क्राइटेरिया कंसिस्टेंसी। दोस्तों कंसिस्टेंसी क्या होता है, कोई भी स्टैटिस्टिक्स कंसिस्टेंट कब कहलाता है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि कोई भी हम बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं एस्टिमेटर का, ठीक है। तो एस्टिमेटर जो होता है वो जनरली स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स इज सेड टू बी अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर of the population parameter. A statistics is said to be a consistent estimator of the population parameter if it approaches the parameter as sample size increases। तो दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए क्या कहा गया है यहाँ पे कि हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, तो वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर किसी पॉपुलेशन पैरामीटर का तब कहलाता है, ठीक है, जब वो जैसे जैसे हमारा सैंपल का साइज बढ़ेगा, एन का वैल्यू हमारा बढ़ेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो पैरामीटर को अप्रोच करे, ठीक है, यानी कि जो पैरामीटर का वैल्यू है वो उसके बराबर हो, तभी हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो सैंपल साइज यदि बढ़ने पर क्या होगा कि जो स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू है और जो पॉपुलेशन पैरामीटर का वैल्यू है तो वो कंसिस्टेंट होगा। तो दोस्तों आप एक तरह से देखिए तो दोनों वाले केस में एक ही चीज़ तो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि हमारा जो पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है और जो हमारा सैंपल का जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपस में बराबर हो। पहले केस में भी देखिए साफ वही कह रहा है, दूसरे केस में भी देखिए साफ वही कह रहा है। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया। हम लोग अब थर्ड केस में आते हैं। थर्ड क्राइटेरिया क्या है गुड एस्टिमेटर का, दोस्तों थर्ड क्राइटेरिया है हमारा अपना एफिशिएंसी। सो द थर्ड क्राइटेरिया इज एफिशिएंसी।
तो फ्रेंड्स एफिशिएंसी का क्या मतलब है, बेस्ट एस्टिमेटेड वैसा होगा जिसके पास, हाँ ये ध्यान रखिएगा, बेस्ट एस्टिमेटेड वुड बी वन बेस्ट एस्टिमेटेड वुड बी वन विच हैव लीस्ट वेरिएंस, ध्यान दीजिएगा, विच हैव लीस्ट वेरिएंस फ्रॉम सैंपल टू सैंपल taken from same population। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए समझिए, जैसा कि हमारे पास एक पॉपुलेशन का अभी मैंने बात किया, पॉपुलेशन क्या था हमारे पास पॉपुलेशन था हमारे इंडिया की पॉपुलेशन, ठीक है, इंडिया की जनसंख्या, और हम लोग क्या कर रहे हैं, मीन हर्ट रेट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, एक सैंपल को ड्रॉ किए, ठीक है, ये सैंपल नंबर 1 है, फिर आपने दूसरा सैंपल को ड्रॉ किया, ये सैंपल नंबर 2 है। देखिए बेस्ट एस्टिमेटर तब कहलाएगा कि जब इस सैंपल में और इस सैंपल में जो वेरिएंस है वो कम से कम हो, ठीक है, कम से कम वेरिएंस है, तो हम कहेंगे कि हमारा एफिशिएंसी क्या है, हमारे एस्टिमेटर का एफिशिएंसी क्या है, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, एफिशिएंसी से रिलेटेड है। चलिए फोर्थ पॉइंट को देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, एक अच्छा एस्टिमेटर होने के लिए क्या कंडीशन है, फोर्थ पॉइंट है वो है सफिशिएंसी। वो क्या है हमारा, सफिशिएंसी। दोस्तों सफिशिएंसी का क्या मतलब है, एस्टिमेटर हमारा सफिशिएंट तब कहलाता है कि पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है सैंपल में कंटेंट है वो उसे यूज कर ले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। सफिशिएंसी का मतलब क्या है कि इफ़ एस्टिमेटर, जो हमारा एस्टिमेटर है, इफ़ एस्टिमेटर यूजेस ऑल द information about population parameter, if it uses all the information about population parameter contained in sample। देखिए हम ये कहेंगे कि हमारा जो एस्टिमेटर है वो सफिशिएंट है। ये कैसे कहेंगे हम सफिशिएंट है या नहीं, इस बेसिस पे कहेंगे कि जो भी हमारा एस्टिमेटर है वो जितना भी इंफॉर्मेशन है पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में उसको यूज कर ले, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन ध्यान रखना है, एक क्राइटेरिया है हमारा गुड एस्टिमेटर का, ये 4 कंडीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट एस्टिमेट का। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं व्हाट इज पॉइंट एस्टिमेट। देखिए जो एस्टिमेट होता है ना वो बेसिकली ब्रॉड वे में 2 तरह का होता है। एस्टिमेट को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन क्लासीफाई एस्टिमेट इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेट और जो दूसरा पार्ट है उसे हम लोग इंटरवल एस्टिमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरवल एस्टिमेट। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग जरा देखते हैं कि पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पॉइंट एस्टिमेट के बारे में, डिटेल में समझते हैं व्हाट इज पॉइंट एस्टिमेट। दोस्तों एस्टिमेशन, देखिए पॉइंट एस्टिमेट का क्या मतलब है कि जब हम लोग अननोन पॉपुलेशन का एस्टिमेट कर रहे हैं और उसे हम लोग सिंगल वैल्यू से एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये कहलाता है हमारा पॉइंट एस्टिमेट। समझिए बात को कि व्हेन एन एस्टिमेट ऑफ एन अननोन पॉपुलेशन, तो हमारे पास कोई अननोन पॉपुलेशन है उसके एस्टिमेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं सिंगल वैल्यू से, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो किसे कहते हैं समझिए, उस एस्टिमेट को हम लोग कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट। सो इट इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेट, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है कि जब हमारे पास कोई अननोन पॉपुलेशन है उसका एस्टिमेट है, ठीक है, उसके एस्टिमेट को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट। आप देखिए इसका मतलब समझिए आप, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप मान लीजिए कि एक्स बार है, ठीक है, एक्स बार क्या है हमारा सैंपल का मीन है, आपको पता है एक्स बार क्या है, सैंपल का मीन है। तो एक्स बार जो है एक सिंगल वैल्यू है और ये कहलाएगा हमारा पॉइंट एस्टिमेट किसका, तो पॉपुलेशन के मीन का। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा पॉइंट एस्टिमेट। सो एक्स बार क्या कहलाएगा हमारा, एक्स बार विल बी कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेट।
किसका पॉइंट एस्टिमेट कहलाएगा? ये कहलाएगा पॉइंट एस्टिमेट पॉपुलेशन के मीन का, यानी कि म्यू का। ठीक है, चलिए एक तो ये समझ में आ गया। ये जो सिंपल का मीन आएगा, जैसा कि पिछले केस में हम लोगों ने हार्ट बीट निकाला था सैंपल का मीन, वो कहलाएगा म्यू का पॉइंट एस्टिमेट। ठीक है, उसके बाद यदि मान लीजिए कि हम वेरिएंस का बात करें, आपको पता है कि जो वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे डिनोट किया जाता है? तो जो एस स्क्वायर है दोस्तों, एस स्क्वायर क्या है हमारा? सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसका स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस आएगा। तो ये दोस्तों ये क्या है? ये हमारा सैंपल का वेरिएंस है, और ये भी एक सिंगल वैल्यू आएगा ना। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पॉइंट एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर क्या है? पॉपुलेशन वेरिएंस है। ठीक है, ये सब नोटेशन आपको क्लियर रखना है दोस्तों। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए यदि पॉपुलेशन की बात करें, यदि हमारा पॉपुलेशन है तो म्यू जो होता है, म्यू होता है पॉपुलेशन का मीन, और सिग्मा जो होता है वो होता है पॉपुलेशन का वेरिएंस, सॉरी वो होता है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन का म्यू क्या है? मीन है। सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। और सिग्मा स्क्वायर क्या है? हमारा वेरिएंस है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें मीन का, यदि हम पॉपुलेशन की मीन की बात करें, ठीक है, सॉरी सैंपल की बात करें, सॉरी मीन नहीं, यदि हम लोग इफ़ यू टॉक अबाउट सैंपल, इफ़ यू टॉक अबाउट सैंपल दोस्तों, एक्स बार जो होता है सैंपल का वो होता है मीन, एस जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, और एस स्क्वायर जो होता है वो हमारा होता है वेरिएंस। दोस्तों ये सब सिंबल आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि आप बार बार मैं ऐसे रिपीट नहीं करूँगा। मीन क्या है, एक्स बार क्या है, सिग्मा क्या है, एस क्या है, दिस थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड। ठीक है दोस्तों, तो ये सुना है कि ये सब चीज़ें का सिंबल क्या है। ठीक है दोस्तों, अब फ्रेंड्स इसके बाद ये चीज़ें क्लियर है। पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है? इसे मैं अब इसमें रब करता हूँ दोस्तों। तो फ्रेंड्स यदि हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, फिर टॉक अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट एस्टिमेट होगा ना, वो यहाँ पे होगा। वो कहाँ पे होगा? वो ये हमारा पॉइंट एस्टिमेट होगा। एक सिंगल वैल्यू होगा जो कि हमारे पूरे सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो कि हमारे पूरे पॉपुलेशन का पैरामीटर को एस्टिमेट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, एक सिंगल वैल्यू। तो ये चीज़ हमारा ध्यान रखना है, ये हमारा कहलाता है पॉइंट एस्टिमेट। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। एक एग्जांपल से हम लोग क्लियर करते हैं, क्वेश्चन के रूप में लेते हैं एक प्रॉब्लम को, और इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको फॉर्मूला का एक बार फॉर्मूला मैं बता दूँ। जैसा कि एक फॉर्मूला है एक्स बार का। एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो ये एक रूल है। ठीक है, ये एक रूल है। और दोस्तों जैसे कि मान लीजिए एक्स बार का वैल्यू आपको आ गया 10। एक्स बार का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। तो दोस्तों ये जो 10 है इसे हम लोग कहेंगे एस्टिमेट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम लोग? एस्टिमेट कहेंगे। और जो एक्स बार है इसे कहते हैं हम लोग एस्टिमेटर। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं, ताकि ये जो पॉइंट एस्टिमेट का कैलकुलेशन है वो आपको क्लियर हो जाए। मैं आपको शॉर्ट में बस समझा दूंगा पॉइंट एस्टिमेट का कैलकुलेशन। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन दिख रहा है, एक रैंडम सैंपल है जिसका n = 6 दिया हुआ है। n = 6 का मतलब क्लियर है? सैंपल साइज 6 दे रखा है, एलिमेंट दे रखा है 6, 10, 13, 14, 18, 20। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एलिमेंट्स क्या क्या है हमारा? एलिमेंट्स है 6, 10, 13, 14, 18 और 20। ठीक है, ये सब हमारी क्या है? एलिमेंट। अब दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, जरा देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको पॉइंट एस्टिमेट बताना है किसका किसका। देखिए किसका किसका पॉइंट, सबसे पहले आपको बताना है पॉइंट एस्टिमेट पॉपुलेशन के मीन का। ठीक है, आपको बताना है पॉपुलेशन के मीन का, उसके बाद पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन का, और दोस्तों उसके बाद बताना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 सवाल हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। अब फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम लोग? तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए अभी जो कंसेप्ट हमने सीखा है उसे यूज करेंगे। आइए एक एक करके स्टेप वाइज समझते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स सबसे पहले
सबसे पहले आपके पास जो एलिमेंट्स डाटा दे रखे हैं उसे देखिए आप। तो 6, 10, 13, 14, 18, तो आप पहले मीन सैंपल का मीन निकालिए। सैंपल का मीन तो निकाल सकते हैं ना, सभी को जोड़ दीजिए। तो सभी को जोड़ दीजिए और बाई क्या कर दीजिए आप, सभी को जोड़ के 6 एलिमेंट्स हैं, 6 से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों। तो कैसे कीजिएगा, तो जोड़िए 6, 10, 16, 16, 13, 39, तो 29, 29, 14 हो जाएगा 43, 43, 18 हो जाएगा 61, 61, 20 हो जाएगा 81। ठीक है, तो 81, ठीक है आपका तो क्या हो गया, 81 आपका हो गया दोस्तों, सम हो गया सबका। ठीक है, 81 हो गया आपका टोटल सम। और कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स 81 को यदि आप से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 13.5। ये 13.5 क्या मिला आपको, ये 13.5 मिला आपको एस्टीमेट किसका, ये देखिए ये हमारा एस्टीमेटेड है एक्स बार, और ये मिला हमारा एस्टीमेट। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जानते हैं, अभी हमने बताया था ना कि कोई भी एस्टीमेटर सबसे ज़्यादा आपका अनबाइस्ड कब होता है, कि जब इसका वैल्यू और पॉपुलेशन के पैरामीटर का वैल्यू बराबर हो। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट एस्टीमेट है, पॉइंट एस्टीमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू, वो कितना है 13.5 है। ठीक है, और एक्स बार क्या है हमारा एस्टिमेटर है। चलिए सेकंड, ये पहला केस था हम लोग, अब सेकंड केस में आते हैं हम लोग। सेकंड केस है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं बताइए। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम लोग जैसे देखिए हमारे पास डाटा क्या क्या दिया हुआ है, एक एक्स है, एक एक्स स्क्वायर है। ठीक है, 6, 10, 13, 14, 18, 20, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 13 का स्क्वायर 169, 196, ठीक है 324, और हो जाएगा ये 400। तो समेशन ऑफ एक्स निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 81। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 1225। और दोस्तों फार्मूला तो आपको पता ही है कि सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है, जो कि एस से डिनोट करते हैं, वो होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। ये सब समझना है तो अगर पिछले वीडियो को देखिए, अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला होता है। और एक और तरीका मैंने बताया था कि आप मीन निकाले थे, मीन से माइनस कर दीजिए सब एलिमेंट्स को, फिर स्क्वायर निकाल के सम करके, फिर वही तरीका है, या यही फार्मूला आप यूज़ कर सकते, ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा 1225 अपॉन 6 माइनस ये हो जाएगा 81 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 4.68। ठीक है, तो ये एस का जो वैल्यू निकला वो क्या है हमारा, ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। और दोस्तों आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था, आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको बताना था कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, ये बताना था। तो दोस्तों हमारा जो पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका पॉइंट एस्टिमेट हो जाएगा, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पॉइंट एस्टिमेट का, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का जो पॉइंट एस्टिमेट होगा वो हो जाएगा कितना 4.68। ठीक है, 4.68 हो जाएगा। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया। थर्ड जो क्वेश्चन था दोस्तों वो था हमारा कि हमें मीन का स्टैंडर्ड एरर बताना था। अब दोस्तों अभी मैं आपको चार्ट बनाया था ना, याद है मीन का स्टैंडर्ड एरर का, तो यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन साइज जो है वो अननोन है, मतलब इन्फानाइट आप मान के चलिए। तो दोस्तों आपको पता है कि एस एक्स बार ये सिंबल है हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का, याद रखिएगा ये सिंबल किसका है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का सिंबल है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताएं आपको, इसका फॉर्मूला होता है एस अपॉन रूट एन। ठीक है, अब दोस्तों एस क्या है हमारा, एस है, एस दोस्तों आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए स्टैंडर्ड एरर आपको ये एस जो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक है, एस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे लिखिएगा, तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन आपने पिछले एग्जाम्पल में निकाल रखा है, निकाला था ना स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना निकला था 4.68। उसको आपने क्या किया, √6 से डिवाइड कर दिया, तो आपको मिल जाएगा 1.91। तो ये जो 1.91 है ये क्या है, ये है पॉइंट एस्टिमेट, किसका पॉइंट एस्टिमेट। अब देखिए पॉइंट एस्टिमेट का मतलब आपको क्लियर हो रहा होगा, एक सिंगल वैल्यू है जो कि पूरे के पूरे एस्टिमेट दे रहा है हमारा, किसका, पॉपुलेशन पैरामीटर का। ठीक है, तो पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड एरर है उसका पॉइंट एस्टिमेट है 1.91। तो चलिए ये 3 एग्जांपल से आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट एस्टिमेट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरवल एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट के बारे में हम लोग समझने के बाद अब हम लोग आते हैं इंटरवल एस्टिमेट पे। फ्रेंड्स एक और बात ध्यान रखिएगा
एक और पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्लियर है कि स्टैंडर्ड, हाँ इंटरवल एस्टिमेट पे देखते हैं दोस्तों। इंटरवल एस्टिमेट में क्या होता है कि अभी भी हमारे पास अननोन पॉपुलेशन है, लेकिन जो इसका एस्टिमेट निकाल रहे हैं ना वो उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं रेंज ऑफ वैल्यू से। वहाँ पे मैंने सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यू रहेगा। तो देखिए डेफिनेशन को, डेफिनेशन इसका क्या है, व्हेन एन एस्टिमेट for the unknown population, when an estimate for the unknown population parameter is expressed by range of value within which, इस डेफिनेशन को ध्यान से समझिए, विद इन विच पॉपुलेशन पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू ऑकर। ठीक है, तो ऐसे एस्टिमेट को हम लोग कहते हैं इंटरवल एस्टिमेट। समझिए बात को, देखिए एक एक पॉइंट को समझिए। सबसे पहली बात क्या है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसका साइज अननोन है, ये पहला पॉइंट है। अब दोस्तों, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट कर रहे हैं। किससे एस्टिमेट कर रहे हैं, तो उसका जो एस्टिमेट है उसको हम लोग सिंगल पॉइंट से ना रिप्रेजेंट कर एक रेंज ऑफ वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसी रेंज के बीच में हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर लाई करेगा। तो ऐसे एस्टिमेट को हम लोग इंटरवल एस्टिमेट कहते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि ये जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से कहते हैं, इसमें हम लोग ज़्यादा प्रेफरेबल इसे यूज करते हैं, पॉइंट एस्टिमेट को नहीं यूज करते हैं। क्यों, क्या डिमेरिट है पॉइंट एस्टिमेट में, आप समझिए। देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें रेंज ऑफ वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको रेंज ऑफ वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, और जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारे पास यहाँ पे एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ होगा। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसा कि वो हमारा हार्ट बीट वाला एग्जांपल था। तो हार्ट बीट वाला एग्जांपल में जो सैंपल वाला आपने रैंडम सैंपल निकाला था ना, याद है, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, इस केस में आपको ये कहा जाएगा कि मान लीजिए कि 75 से लेकर 100 तक का रेंज है, जिसमें हमारा सैंपल का जो मीन है वो लाई कर रहा है 75 to 100 BPM बीट पर मिनट है हमारा सैंपल का मीन। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा सैंपल का मीन 75 ही है, अब मैं कहूँगा कि 75 से 100 के बीच में एक रेंज में बताऊँगा। यही है हमारा इंटरवल एस्टिमेट। तो बेसिक डिफरेंस क्लियर है, वहाँ पे हमारा एक पॉइंट एस्टिमेट था, ठीक है, और एक ही सिंगल वैल्यू था। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है दोस्तों एक इंटरवल एस्टिमेट है। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारा पॉइंट एस्टिमेट में और यह क्या है इंटरवल एस्टिमेट में। चलिए, ये चीज़ क्लियर, इंटरवल एस्टिमेट का मीनिंग क्लियर आपको क्लियर हो गया। अब देखो, हम लोग को ज़्यादातर कैलकुलेशन इंटरवल एस्टिमेट का ही करना है। यदि क्वेश्चन में पॉइंट एस्टिमेट का क्वेश्चन रहेगा तो लिखा रहेगा साफ साफ कि पॉइंट एस्टिमेट के कंसेप्ट को यूज़ करना है। दोस्तों, हम लोग जब भी इस टॉपिक में स्टडी करेंगे तो मान के चलेंगे कि हमारा जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है। ठीक है, ये एक एजम्पशन है हमारा। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। आइए इस तरह समझ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, इंटरवल एस्टिमेट को समझते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग इसके, ये है हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब से डिनोट कर रहे हैं। और दोस्तों, ये हमारा हार्ट रेट है, ये क्या है हार्ट रेट है, और ये हमारा क्या है, ये मीन है, और इसका अपना सिग्मा होगा। दोस्तों, पॉपुलेशन का साइज़ हमारा अननोन है, तो ये दोनों चीज़ हमारा ये दोनों चीज़, ना हम लोग म्यू जानते हैं ना हम लोग सिग्मा जानते हैं, ये दोनों चीज़ क्या है हमारा अननोन है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो म्यू है वो हमारा इस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, ये जो सिग्मा है वो इस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, और हार्ट रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ना हम म्यू का वैल्यू जानते हैं ना सिग्मा का वैल्यू जानते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने एक रैंडम सैंपल लिया। क्या किया हम लोगों ने, एक रैंडम सैंपल लिया। ठीक है, और रैंडम सैंपल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस प्रकार है, उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। जो रैंडम सैंपल हमने लिया है दोस्तों, उसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है। तो वो भी हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। ठीक है, और दोस्तों चूंकि ये सैंपल है तो इस सैंपल का अपना एक मीन होगा और इस सैंपल का अपना एक स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो मान लीजिए x बार इसका मीन है और जो हमारा s है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, तो इसका मीन है x बार, ये क्या है हमारा मीन है, और s है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, ये दोनों चीज़ हम क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ हम जानते हैं, वी नो दिस, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि किया था हमने, हमारे पास सैंपल एक फाइनाइट साइज का एलिमेंट है, तो हम लोग एक्स बार और एस तो निकाल सकते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसको हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं। ये दोनों अननोन है, ये हमारा क्या है नोन है। ठीक है,
यदि मान लीजिए यही एक्सपेरिमेंट, आप सैंपल तो हम लोग अलग अलग तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यदि सेम एक्सपेरिमेंट हम लोग, ठीक है, बहुत सारे सैंपल के साथ करें, यदि सेम एक्सपेरिमेंट जो है हम लोग बहुत सारे सैंपल के साथ करें, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। वी आर परफॉर्मिंग द सेम एक्सपेरिमेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल। एक सैंपल ले लें ऐसा, ठीक है, तो ये एक सैंपल हो गया हमारा। दूसरा सैंपल ले लें, ये कैसा सैंपल हो जाएगा। तीसरा एक सैंपल ले लें, ये कैसा सैंपल हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक का अपना अपना क्या होगा, हर एक का अपना अपना मीन होगा, x1 बार, x2 बार, x3 बार, ये सभी क्या है, ये सभी का अपना मीन है। दोस्तों यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो क्या होगा, तो इसका जो अपना अपना x बार है और जो सिग्मा है वो सभी के सभी क्या रहेंगे, वो अननोन रहेंगे। ऑल ऑफ दिस विल बी अननोन, ठीक है। तो दोस्तों इस केस में आप देखिए, इस केस में हमारे पास ढेर सारा चीज़ कैलकुलेशन के लिए हो जाएगा। वी हैव टू कैलकुलेट लॉट ऑफ थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको दूसरे तरह से देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, दूसरे तरह से देखते हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग वी नीड टू एस्टिमेट, ठीक है। देयर वी हैव टू एस्टिमेट अ लॉट ऑफ थिंग। इन सभी को यदि कंबाइन कर दिया जाए, ये जितने भी केसेस हैं इनको यदि कंबाइन कर दिया जाए, तो फिर हमारे पास एक सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। यदि इफ़ यू कंबाइन ऑल दिस केसेस, तो हमारे पास एक सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वो कुछ इस प्रकार का होगा, जिसका हो जाएगा मीन हो जाएगा म्यू एक्स बार, और स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स बार, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको ये बात पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि यदि ये हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है, तो यदि ये हमारा मीन है, तो मीन के एक इधर सिग्मा होगा, माइनस सिग्मा कहते हैं, इधर -2 सिग्मा होता है, ठीक है, इधर एक प्लस सिग्मा होता है, इधर एक 2 सिग्मा होता है। तो आपको ये पता है कि कुछ भी चीज़ 2 सिग्मा के अंदर यदि लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो 95% ऑफ पॉसिबल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये वाला जो एरिया है दोस्तों, यदि पूरे एरिया का बात किया जाए, ये एरिया जो है वो कितना है, 95%। ये एक एवरेज वैल्यू में बता रहा हूँ, एक्चुअल वैल्यू मैं आपको आगे बताऊंगा। तो समझिए बात को, मीन से 2 सिग्मा चाहे लेफ्ट जाइए चाहे राइट जाइए, आपका जो टोटल एरिया, टोटल पॉसिबल वैल्यू का 95% इसी के अंदर होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप जरा इसे समझिए। अभी जो मैंने आपको केस लिया था जिसमें अलग अलग सैंपल्स थे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सभी को एक ही जगह सुपर इम्पोज कर रहा हूँ। देखिए ये हमारा पॉपुलेशन का ये हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। दिस इज अवर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसको मैं ठीक से ड्रॉ करता हूँ। ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो इसका अपना एक मीन होगा, और मीन को कैसे डिनोट करते हैं, मीन को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे अलग अलग सैंपल के मीन को सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो जैसा कि मान लीजिए कि एक सैंपल मीन आया, और दोस्तों देखिए यहाँ पे है हमारा क्या, यहाँ पे है हमारा म्यू माइनस म्यू एक्स माइनस 2 टाइम्स सिग्मा एक्स, और यहाँ पे हमारा म्यू एक्स प्लस 2 टाइम्स सिग्मा एक्स। तो ये जो एरिया होगा दोस्तों, ये जो एरिया है जिसको मैं यहाँ से बॉर्डर लाइन शो कर रहा हूँ, इसके अंदर हमारा 95.5% टोटल वैल्यू होगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, इस वाले एरिया की, ठीक है। कितना होगा, 95.5% वैल्यूज़ होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अलग अलग सैंपल के मीन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको x1 बार जो आया, यहाँ पे आ गया आपका x1 बार, ठीक है, x1 बार अंदर आ गया, इसी के अंदर आ गया, ठीक है, मतलब x1 वाला इसी के अंदर आ गया। उसके बाद दोस्तों आपका आ गया x2 बार, ठीक है, x2 बार आप यहाँ ले लीजिए, x2 बार भी आपका इसी के अंदर आ गया दोस्तों। उसके बाद हमारा x3 बार आ गया, यहाँ ले लीजिए आप x3 बार, ठीक है, वो भी इसी के अंदर, एरिया के अंदर है। उसके बाद आप ले लीजिए x4, लेकिन x4 जो है वो इसके बाहर है, ठीक है, x4 जो है वो इस 95.5% के रीजन से बाहर है, ठीक है। x5 बार आप ले लीजिए, x5 बार मान लीजिए कि यहाँ आ गया, ठीक है, ये आपका x5 बार है। चलिए ये इतना पॉइंट, इतना मीन, ऐसा तो ढेर सारा सैंपल्स है, तो हम लोग 5 को ही लेके चल रहे हैं यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ समझिए कि हमने क्या देखा है, कि आप क्या देखिएगा कि 95% समय ऐसा मिलेगा आपको कि ये जो x1 है, x2 है, x3 है, वो इसी रेंज में लाई करेगा। मतलब कि -2 सिग्मा से +2 सिग्मा के रेंज में, ये आपको 95.5% में मिलेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आप यदि सैंपल मीन को निकालिए, ठीक है, और दोस्तों आप जैसे देखिए x1 बार को लीजिए, ठीक है, x1 बार को केवल आप लीजिएगा, तो दोस्तों x1 बार के भी तो आगे पीछे +-2 सिग्मा का इंटरवल एस्टिमेट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए इंटरवल एस्टिमेट है,
ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है दोस्तों, x1 बार के लिए। तो ये क्या है, प्लस माइनस 2 सिग्मा एक्स का क्या है, इंटरवल है, ठीक है। ये क्या है, इंटरवल फॉर सैंपल 1। तो देखिए x1 बार ये जो मीन है अपना, उसके भी दोनों तरफ जो है प्लस माइनस 2 सिग्मा का हमारा क्या है, इंटरवल है, ठीक है। उसी तरह आप x2 बार ले लीजिए, तो x2 बार के भी प्लस 2 सिग्मा लेफ्ट में और प्लस 2 सिग्मा राइट होगा, ठीक है। ये यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक है, ये आपका है इंटरवल है, ठीक है। उसी तरह आप x3 बार का बात करें, x4 बार का बात करें तो x4 बार का यहीं तक होगा, ठीक है, यहाँ तक है x4 बार का, ठीक है। फिर x2 का भी ले लें, x2 भी ले लिया हम लोग, ठीक है दोस्तों। x5 का यदि बात करें तो x5 का भी होगा अपना यहाँ से, ये अपना इंटरवल होगा, ठीक है, प्लस माइनस 2 सिग्मा में। आप जरा नोटिस कीजिए, मैंने जो इंटरवल बनाया है, म्यू जरा देखिए किस में आ रहा है, x1 में म्यू आया, बिल्कुल आया, x3 में आया, x3 का जो इंटरवल है उसमें म्यू आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, x2 वाले में आ रहा है, x5 वाले में आ रहा है, लेकिन x4 वाले में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि x4 से इधर आप 2 सिग्मा जाइए तो ये कवर नहीं होता, ये कहीं यहीं ख़त्म हो जाता है, और इधर तो जाए इधर मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों आप क्या देख रहे हैं कि 95.5% बार ऐसा होगा कि ये जो मीन है, इस मीन का जो इंटरवल है उसके अंदर पॉपुलेशन का मीन आएगा। ये समझने का प्रयास कीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 95.5% टाइम क्या होगा कि जो भी हमारा मीन है ना, जो भी हमारा सैंपल का मीन है, उसका जो इंटरवल है उसके अंदर पॉपुलेशन का मीन आएगा। लेकिन 4.5% बार ऐसा होगा कि जो हमारा इंटरवल है उसके अंदर पॉपुलेशन का मीन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये यही चीज़ है, ये की पॉइंट है, 95.5% टाइम्स जो है पॉपुलेशन का मीन वो इसी इंटरवल के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और कुछ ही ऐसा 4% ही ऐसा समय होगा कि जो हमारा पॉपुलेशन का मीन है वो इस इंटरवल में नहीं लाई करेगा। यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इंटरवल क्या है हमारा, प्लस माइनस 2 सिग्मा का इंटरवल है, ठीक है। सो अब मैं इसको रिपीट लिख देता हूँ। ये चीज़ आपको बुक में एक ये वाला डायग्राम में समझाया हुआ है। आप बुक यदि देखेंगे तो आप बुक में देखेंगे कि ये डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम आप देखिए ये PDF है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देखिए ये वाला डायग्राम, इसको समझा, यही चीज़ समझाया हुआ है, ये चीज़ मैं आपको आसानी समझा रहा हूँ। तो इसको यदि मैं आपको वर्ड में लिखूँ, जो चीज़ मैंने आपको समझाया है, इसको सिंपल वर्ड में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि 95.5% ऑफ टाइम पॉपुलेशन मीन विल लाई विदिन द इंटरवल, और वो इंटरवल क्या है, 2 सिग्मा ऑफ x बार, ठीक है, 2 सिग्मा के अंदर। लेकिन इस केस में x4 वाले केस में नहीं लाई कर रहा था, ठीक है। तो दोस्तों आप देखिए कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्या मतलब हुआ। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये टर्म नया आया है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल होता क्या है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में थोड़ा सा बता ही दें आपको कि ये एक रेंज होता है, जो हमारा एस्टिमेट का रेंज है ना, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये क्या होता है दोस्तों, ये रेंज है, इट इज़ रेंज ऑफ एस्टिमेट, हमारा एस्टिमेट का जो रेंज है उसे हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो दोस्तों जरा बता सकते हैं क्या कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होता है वो होता है प्लस माइनस 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका मतलब समझ में आया ना, 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसी रेंज के अंदर हमारा जो पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है वो लाई करेगा, ठीक है, प्लस माइनस 2 सिग्मा के अंदर। अब दोस्तों आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल से इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल है, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि मान लीजिए आपने जो सैंपल लिया, ठीक है, जो सैंपल लिया उसका मीन आया, ठीक है, उसका मीन आ गया आपका 76 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपको 4, ठीक है, और आपको निकालने कहा गया कि बताओ आप पॉपुलेशन का मीन कितना है। देखिए क्वेश्चन यही रहेगा, समझ रहे बात को, पॉपुलेशन का मीन निकालने को कहेगा। अब दोस्तों ये बताइए कि पॉपुलेशन का मीन का एस्टिमेटर कौन है, सैंपल का मीन।
ठीक है। अब आप कैसे निकालेंगे पॉपुलेशन का मीन? तो दोस्तों अभी जो हम लोग इंटरवल एस्टिमेट का कंसेप्ट यूज किया है उसे यूज करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे। क्या करेंगे? कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे। क्यों निकालेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल? क्योंकि ये वो रेंज है जिसके अंदर हमारा पॉपुलेशन का मीन लाई करेगा। अब हम जानते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होता है वो होता है एक्स बार प्लस माइनस 2 सिग्मा। यही नंबर मैंने आपको बताया है। एक्स बार कितना है हमारा 76 और 2 सिग्मा कितना है 2 टाइम्स 4, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 68 से लेके 84। दोस्तों समझिए बात को, ये 68 से 84 का मतलब क्या हुआ कि 95% ऑफ टाइम हम लोग 95% श्योर हैं, वी आर 95% श्योर दैट कि मीन हार्ट रेट जो है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का, मीन हार्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, देखिए ये क्या है, हम लोग हार्ट रेट वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक सैंपल लिया, उसमें आपने मीन हार्ट रेट निकाला 76 BPM और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला आपने 4, ठीक है। वो तो आप निकाल सकते हो। तो आप इससे क्या समझ रहे हो कि 95% आप श्योर हो कि हमारा जो भारत की जनसंख्या है उसका जो मीन हार्ट रेट है वो किस रेंज में है, 68 से लेके 84 के रेंज में है, ठीक है। 5% टाइम आप अनश्योर हो, 95% टाइम आप क्या हो, श्योर हो। चलिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो ये चीज़ खाली देखिए, ये तो मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ 95%। ये तब होता है जब हम लोग 2 सिग्मा लेते हैं, और भी तो केसेस होंगे, आइए उन सभी केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फिर से ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये क्या है, हमारा मीन है। दोस्तों देखिए 90% हमारा CI होता है, ठीक है। CL बोलते हैं इसे हम लोग, क्या बोलते हैं इसे, CL, ठीक है। CL 90% CL। देखिए CL होता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। देखिए कॉन्फिडेंस इंटरवल अलग चीज़ है और कॉन्फिडेंस लेवल अलग चीज़ है। कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कॉन्फिडेंस लेवल एक प्रोबेबिलिटी है, हर एक इंटरवल एस्टिमेट के साथ हम एक प्रोबेबिलिटी एसोसिएट करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे 90% CL है ना, तो आप मान के चलेंगे उस केस में जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा वो होगा एक्स बार प्लस माइनस 1 पॉइंट, यदि प्रिसाइजली मैं बात करूँ आपको, यदि मैं प्रिसाइजली आपको डाटा दूँ तो वो हो जाएगा एक्स बार प्लस माइनस, देखिए 1.645 होगा, 1.645 सिग्मा, ठीक है। यदि हम बात करें 95% CL का, तो वो होता है दोस्तों एक्स बार प्लस माइनस 1.96 है। हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 2 ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल 2 नहीं है, एक्चुअल कितना है 1.96 है। यदि हम बात करें 99% CL की, तो दोस्तों वो होता है दोस्तों हमारा एक्स बार प्लस माइनस 2.58 सिग्मा। अब जरा इस सब नोटेशन को समझिए। देखिए ये जो 90% में यहाँ लिखा रहा हूँ, 95% में यहाँ शो कर रहा हूँ, 99% में शो कर रहा हूँ, ये कहलाता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। क्या कहलाता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल? कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? तो कॉन्फिडेंस लेवल कुछ नहीं बल्कि एक प्रोबेबिलिटी है। क्या है दोस्तों? ये एक प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी को आप परसेंटेज में डिनोट करेंगे या डेसिमल में डिनोट करेंगे, एज पर योर चॉइस। ये एक प्रोबेबिलिटी है जो कि हमने क्या किया कि इस इंटरवल एस्टिमेट से एसोसिएट कर दिया। ये क्या है हमारा? ये है हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल। समझने का प्रयास कीजिए। ये क्या है हमारा? कॉन्फिडेंस इंटरवल। एक्स बार क्या है हमारा? एक्स बार है एस्टिमेटर, ठीक है। और दोस्तों इसे कहते हैं रिलायबिलिटी फैक्टर। उतना नहीं समझना है, बस इतना समझिए। देखिए प्रोबेबिलिटी, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है दोस्तों? प्रोबेबिलिटी जो कि हमने इंटरवल एस्टिमेट के साथ एसोसिएट कर दिया। तो दोस्तों ये चीज़ सब ध्यान रखिएगा कि 90% यदि हम श्योर हैं तो आपका इस रेंज में रहेगा, 95% श्योर है तो इस रेंज में रहेगा, और 99% श्योर है तो इस रेंज में रहेगा, ठीक है। चलिए तो एक बार मैं आपको कॉन्फिडेंस लेवल का डेफिनेशन समझा दूं, CL का डेफिनेशन समझा दूं कि इट इज़ द प्रोबेबिलिटी, it is the probability that we associate with an interval estimate, with an इंटरवल एस्टिमेट। तो किसी भी इंटरवल एस्टिमेट के साथ हम एक प्रोबेबिलिटी को एसोसिएट करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। और ये हमें ये प्रोबेबिलिटी हमें ये बताता है कि हम कितना कॉन्फिडेंट हैं कि उस इंटरवल एस्टिमेट के अंदर हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर आएगा। जैसे देखिए मैं कहता हूँ ना 90% हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, इसका मतलब ये हुआ कि हम 90% श्योर हैं कि इस इंटरवल एस्टिमेट का जो रेंज है उसके अंदर हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर आएगा।
यदि हम कहते हैं 95% है कॉन्फिडेंस लेवल है हमारा, इसका मतलब ये हुआ कि हम 95% श्योर हैं कि इस इंटरवल एस्टिमेट के अंदर हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर आएगा। तो दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है। कॉन्फिडेंस लेवल हमारा एक प्रोबेबिलिटी है जो कि हम एसोसिएट करते हैं इंटरवल एस्टिमेट के साथ। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है? कॉन्फिडेंस इंटरवल बेसिकली हमारा क्या है, रेंज है, जो हमारा इंटरवल एस्टिमेट का रेंज होता है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल रेंज है, कॉन्फिडेंस लेवल प्रोबेबिलिटी है। अब दोस्तों दोनों में रिलेशन क्या है, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुक में देखिए दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब मैं आपको रिलेशन बताता हूँ। तो हेडिंग देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सी आई यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड सी आई यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल। देखिए बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप है। अब आप ये बताइए दोस्तों, हम लोग का क्या टेंडेंसी रहेगा? हम लोग ज़्यादा श्योर होना चाहेंगे ना, हम लोग ज़्यादा श्योर होना चाहेंगे। तो ज़्यादा श्योर होने के लिए क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल को लेंगे। तो आप ये बताइए, हर एक केस में हम लोग 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल को लेना चाहिए ना, क्योंकि 99% श्योर हो जाएंगे कि हाँ इसी रेंज में लाई करेगा। लेकिन आपको पता है इसके साथ एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है आइए मैं बताता हूँ। हम लोग हमेशा 99% कॉन्फिडेंस लेवल नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि देखिए यदि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल लीजिएगा तो उसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बढ़ा हो जाएगा। सो हाई कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा लीजिएगा तो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट जो है वो आपको प्रिसाइज नहीं मिलेगा। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, रिजल्ट इज़ नॉट प्रिसाइज। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल से इसे क्लियर करता हूँ, हार्ट बीट वाला एग्जांपल ले लीजिए। तो मान लीजिए कि हार्ट बीट आपका आप 95% निकालें, ठीक है। तो 95% वाले केस में मान लीजिए कि आपका जो इंटरवल एस्टिमेट आ रहा है वो आ रहा है आपका 75 से लेकर 90। लेकिन यदि आप 99% लेंगे ना तो आपको मिलेगा 70 से लेकर 120। आप बताइए, देखिए हो क्या रहा है कि 99% में आपका जो रेंज है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट प्रिसाइज नहीं दे रहा ना, आपका प्रिसिजनेस तो लॉस हो रहा है। दैट्स वाई हम लोग हमेशा 99% कॉन्फिडेंस लेवल नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़ आपको पता है कि जो हमारा ये है, हमारा जो स्टैंडर्ड ये हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होता है दोस्तों वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सिग्मा पे। और सिग्मा जो होता है वो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड एरर पे डिपेंड करता है, सिग्मा एक्स बार पे। वो होता है सिग्मा अपॉन रूट एन। तो एन जितना ज़्यादा होगा यानी नंबर ऑफ सैंपल जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही हमारा स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, छोटा होगा। समझ रहे हैं? और उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, नैरोअर होगा, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि सिग्मा एक्स बार जो होता है वो होता है सिग्मा अपॉन रूट एन। तो एन जितना बड़ा होगा तो सिग्मा एक्स बार उतना ही छोटा होगा, और सिग्मा एक्स बार छोटा होगा तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, नैरो होगा। सो लिख लीजिए बिगर द सैंपल साइज, बिगर द सैंपल साइज स्मॉलर द स्टैंडर्ड एरर, स्मॉलर द स्टैंडर्ड एरर। और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, नैरोअर द कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ तक बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक अब जो बुक में 2 केस स्टडी लिया गया है उसे लेते हैं दोस्तों, और उससे हम हमारा कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहला लेते हैं केस स्टडी, इंटरवल एस्टिमेट ऑफ मीन फ्रॉम लार्ज सैंपल। आइए ज़रा देखते हैं कि हमारे पास यदि लार्ज सैंपल हो तो उस केस में इंटरवल एस्टिमेट कैसे निकालते हैं, किस चीज़ का, तो मीन का। तो इंटरवल एस्टिमेट ऑफ, ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है, इंटरवल एस्टिमेट ऑफ मीन फ्रॉम लार्ज सैंपल। तो दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक ऑटोमेटिव पार्ट का होलसेलर है, ठीक है, उसको ये निकालना है कि मीन लाइफ कितना है, ठीक है, मीन लाइफ कितना है। और उसके पास क्या है, वाइपर ब्लेड है, क्या है, वाइपर ब्लेड है। तो वाइपर ब्लेड का मीन लाइफ उसे निकालना है, जो कि ड्राइविंग कंडीशन में यूज़ करते हैं। चलिए, तो उसने क्या किया कि उसने पॉपुलेशन, जो उसके पास जो पॉपुलेशन था ना, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन पहले से उसने निकाल के रखा है। ये केस स्टडी आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है। एक हमारा ऑटोमोटिव का होलसेलर है, उसको वाइपर ब्लेड का निकालना है कि उसका मीन लाइफ कितना है, ठीक है। क्या समझ रहे हैं बात को, मीन लाइफ किसका निकालना है, मीन लाइफ ऑफ वाइपर ब्लेड, ठीक है। और उसने क्या किया, उसके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन था पॉपुलेशन का वो उसने निकाल के रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकाल के रखा है, 6 मंथ। तो सिग्मा हो गया हमारा 6 मंथ, ठीक है। हम लोग नोटेशन में लिखेंगे केवल। तो सिग्मा क्या है, हमारा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सिंबल एकदम परफेक्ट सिंबल है,
आपको पता है? अच्छा, अब मान लीजिए अब आप मीन लाइफ कैसे निकालिएगा उस वाइपर ब्लेड का? तो आपके पास तो वहाँ तो पॉपुलेशन शायद इन्फानाइट है, बहुत सारा उसके पास हज़ारों में 10,000 15,000 ऐसा है, तो सभी का तो आप मीन निकाल नहीं सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, वहाँ से एक रैंडम सैंपल कलेक्ट करेंगे और दोस्तों उस रैंडम सैंपल का जो मैं मान लीजिए कि 100 वाइट ब्लेड को आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, तो एन कितना हो गया आपका 100 हो गया, क्योंकि सैंपल साइज ही हमारा 100 है, ठीक है, और आपने उसका मीन निकाल लिया, तो मीन आपको मिल गया 21 मंथ, ठीक है। मतलब ये जो 100 वाइपर ब्लेड हैं उनका जो सैंपल, उनका जो मीन लाइफ है वो है 21 मंथ, ठीक है। और दोस्तों आपसे ये कहा गया कि आपको 95% का कॉन्फिडेंस इंटरवल में लेना है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसकी चिंता नहीं करना है आपको। 95% लेना है कि 90% लेना है कि 99% लेना है, आपको दिया रहेगा, तो आपको ये इसका निश्चिंत रहना है। तो 95% का लेना है। तो देखिए डाटा क्या क्या दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है यानी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है यानी पॉपुलेशन सैंपल का हमें साइज दिया हुआ है, एक्स बार दिया हुआ है यानी सैंपल का हमें मीन दिया हुआ है, और हमें कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है कि 95% का कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहली बात कि कॉन्फिडेंस लेवल यदि हमारा 95% का है, आप पहले ये बताइए कि आप लोग सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़े हैं या ना पढ़े हैं? याद है सेंट्रल लिमिट थ्योरम? सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि यदि हमारा मीन का साइज बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, यदि हमारा सैंपल का साइज बहुत ज़्यादा हो, तो जो हमारा सैंपल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पॉपुलेशन का वो नॉर्मल, देखिए यदि हमारा सैंपल का साइज बहुत ज़्यादा हो तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि जो हमारा सैंपल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल होगा, चाहे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो या ना हो। समझ गए बात को? चलिए, तो यहाँ पे हमारा सैंपल का साइज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप कहता है वो 30 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 100 साइज है, ठीक है, तो ऑब्वियस ये बात हम लोग सेंट्रल लिमिट थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम को यदि अप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हैं ना। स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालेंगे? तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा अपॉन रूट एन। ये फॉर्मूला तभी लागू होता है जब हमारा सैंपल का साइज बहुत ज़्यादा है, CLT। तो दोस्तों सिग्मा कितना है हमारा? सिग्मा है 6 मंथ। एन कितना है हमारा? 100। तो ये जो हो जाएगा 0.6। 0.6 क्या मिल गया आपको? स्टैंडर्ड एरर मिल गया। दोस्तों इसका मतलब समझिए, 95% का मतलब क्या होगा कि ऐसा होगा, ये 95% एरिया होगा, तो यदि आप इसको आधा बांट दीजिए तो ये एरिया कितना हो जाएगा? 47.5। ये एरिया कितना हो जाएगा? 47.5। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं बात को? अब दोस्तों जेड टेबल आपको याद होगा, हम लोग सैम्पलिंग, इसलिए मैंने कहा था सैम्पलिंग को पढ़िए तभी यहाँ का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो सैम्पलिंग आपने जेड टेबल पढ़ा था ना, याद है आपको? ठीक है, तो दोस्तों 47.5% एरिया है आइदर साइड में, ठीक है। तो आप यदि जेड टेबल खोलिए, जेड टेबल निकाल के रखिए सामने दोस्तों, आप नहीं है तो बुक अपना मैकमिलन का बुक खोलिए और सैम्पलिंग चैप्टर क्लास में जेड टेबल दिया हुआ है, आप जरा निकाल के देखिए। अब दोस्तों आप जरा ये बताइए कि इस 47.5% के लिए जेड का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, जरा देखिए ठीक से। आप जब देखिए तो 47.5% के लिए जेड का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1.96, और यही तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, अभी मैंने बताया था ना 1.96, ठीक है। तो क्लियर है, तो आपको ये करना है कि जेड का वैल्यू आपको निकालना है 1.96। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों? अब हमें निकालना है कि वाइपर ब्लेड का मीन लाइफ कितना होगा, ठीक है, वाइपर ब्लेड का मीन लाइफ निकालना है। तो हमारा इंटरवल एस्टिमेट क्या हो गया? तो इंटरवल एस्टिमेट क्या हो जाएगा बताइए? तो इंटरवल एस्टिमेट का एक अपना इंटरवल एस्टिमेट क्या हो जाएगा हमारा? एक्स बार, ठीक है, जो हमारा एक्स बार है मीन है, प्लस माइनस 2 टाइम्स, क्योंकि 2 टाइम्स नहीं 1.96 टाइम्स, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 1.9, क्योंकि यहाँ पे 2 तो एक एवरेज वैल्यू था, प्लस माइनस 1.96 टाइम्स सिग्मा एक्स बार, ठीक है। ये क्या है हमारा? स्टैंडर्ड एरर है, यही होगा ना, ठीक है। तो देखिए एक होता है हमारा अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल, एक होता है लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ, इसको मैं यहाँ से रब करता हूँ दोस्तों। देखिए एक होता है हमारा UCL, क्या होता है? UCL का मतलब क्या हुआ? अपर कॉन्फिडेंस लेवल। तो अपर कॉन्फिडेंस लेवल का जो फॉर्मूला है वो होता है एक्स बार प्लस माइनस जेड टाइम्स सिग्मा एक्स बार। ये एक जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ एक्स बार कितना है हमारा? 21। जेड कितना है हमारा? जेड 1.96 है। सिग्मा एक्स बार कितना है हमारा? सिग्मा एक्स बार है 0.6। इसे आप यदि निकालेंगे तो वैल्यू मिलेगा आपको 24.18 मंथ, ठीक है। यदि लोअर कॉन्फिडेंस लेवल निकालें तो मिलेगा एक्स बार माइनस जेड टाइम सिग्मा एक्स बार, यहाँ प्लस होता है, ये कितना मिलेगा? 21 माइनस 1.96 टाइम्स 0.6। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 19.82 मंथ। तो दोस्तों आपका जो इंटरवल एस्टिमेट है उसका जो लोअर लेवल है वो है 19.82 मंथ, और जो अपर लेवल है वो है 24.18 मंथ।
ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि 95% हम श्योर हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन क्या है, वाइपर ब्लेड जो है उसका मीन लाइफ जो है वो 24.18 मंथ और 19.82 मंथ के बीच में रहेगा। ठीक है, 95% श्योर हैं हम, 95% कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं। समझ में आया आपको? तो दोस्तों स्टेप को समझे आप, स्टेप क्या करना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ स्टेप को क्या करना है। आपको सिग्मा दिया हुआ था, एन दिया हुआ था, एक्स बार दिया हुआ था। पहला काम आपको क्या करना है कि देखिए कि एन का वैल्यू 30 से ज़्यादा है कि नहीं है, ज़्यादा तो 30 से ज़्यादा है तो CLT अप्लाई कीजिए, सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई कीजिए। सेंट्रल लिमिट थ्योरम का क्या कीजिएगा, स्टैंडर्ड एरर निकालिए, स्टैंडर्ड एरर निकाल लीजिए आप। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको देखना है कितना प्रतिशत इंटरवल का पूछा गया है। 95% पूछा गया है ना, तो जेड टेबल का यूज़ कीजिए। एग्जाम में आपको जेड टेबल दिया रहेगा, तो 95% के लिए निकालिए जेड का वैल्यू कितना है। जेड निकल गया, इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए। आपको लेवल आपसे पूछेगा इंटरवल बताने के लिए, तो यूसीएल के लिए एक्स बार प्लस जेड टाइम सिग्मा एक्स बार दिया हुआ है, सिग्मा एक्स बार पता है, जेड आपने निकाल लिया। एलसीएल के लिए एक्स बार माइनस जेड टाइम सिग्मा एक्स बार, बस इसे यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकंड केस लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे थे, मीन फ्रॉम लार्ज सैंपल, यही था ना, मीन जो था हम लोग लार्ज सैंपल से ले रहे थे। अब हम लोग सेकंड केस लेते हैं कि जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो। ठीक है, यहाँ पे नोन था ना पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मान लीजिए कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्या है, अननोन है। ठीक है, तो यदि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन यदि अननोन है तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, तो फिर क्या मेथड यूज़ करेंगे ये देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों जैसा कि मान लीजिए एक सोशल सर्विस एजेंसी है लोकल गवर्नमेंट का, वो निकालना चाह रहा है, वो क्या निकालना चाह रहा है, वो निकालना चाह रहा है मीन एनुअल इनकम ऑफ 700 फैमिलीज। ठीक है, वो निकालना चाह रहा है कि 700 फैमिलीज़ का मीन एनुअल इनकम कितना है। ठीक है, जो कि 4 स्क्वायर ब्लॉक में रह रहे हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया, उस 700 फैमिली में से कुछ सैंपल लिया, और सैंपल हमारा 50 सैंपल लिया हमने। ठीक है, उसका हम लोगों ने मीन निकाला एनुअल इनकम, तो वो मिला हमें 11,800। ध्यान दीजिएगा, ये 11,800 ये जो सैंपल लिया है उसका मीन है, एक्स बार सिंपल पकड़िए। और एस है, एस किसका है दोस्तों, ऐसा है हमारा सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पॉपुलर का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, पॉपुलर का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से डिनोट किया जाता है। तो ये हमें मिला हमें 950। ठीक है, अब दोस्तों अब एजेंसी ने मुझसे ये कहा अब तुम बताओ कि इंटरवल एस्टिमेट निकालो। ठीक है, किसका इंटरवल एस्टिमेट निकालो, मीन एनुअल इनकम का। ठीक है, पूरे 700 फैमिलीज़ का। आपको ये दिया गया है कि 95% आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस यूज करना है। 90% आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसके लिए चिंतित रहिए आप। ठीक है, आप पहले काम क्या कीजिएगा, तो पहला काम आप देखिए, मैंने बताया है ना कि जो हमारा इस केस में आप ये पूछिएगा कि हम पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालें। तो पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका पॉइंट एस्टिमेट हमारा है एस, यानी कि यही हमारा सिग्मा भी हो जाएगा। सिग्मा हमारा कितना हो जाएगा, 950। तो अब पहला काम है हमारा स्टैंडर्ड एरर निकालना। यहाँ पे बताइए पॉपुलेशन हमारा फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो पॉपुलेशन हमारा फाइनाइट है, तो फाइनाइट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सिग्मा अपॉन रूट एन इंटू अंडर ब्रैकेट n माइनस एन अपॉन n माइनस 1, ये क्लियर है। ठीक है, सिग्मा की जगह क्या पुट करेंगे 950, n की जगह क्या पुट करेंगे 50। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना, n कैपिटल N कितना है हमारा, कैपिटल N 700, तो 700 माइनस 50 अपॉन 700 माइनस 1 कैलकुलेट कीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगा ये 129.57, ये हमारा स्टैंडर्ड एरर निकल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 90% के कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू निकालना है। तो जेड टेबल यूज कीजिए, 90% के कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू आपको मिल जाएगा 1.64। ठीक है, 90% पे मत देखिए, आप समझिए बात को, 90% देखिएगा तो गलत कर देगा। आप ये ग्राफ याद कीजिए, ग्राफ में 90% मतलब इधर का एरिया कितना है, आप समझिए ये ग्राफ है, तो 90% मतलब क्या होगा, इधर का एरिया 45% हो गया, इधर भी 45% हो गया, तो 0.45 के कॉरस्पॉन्डिंग देखिए। ठीक है, तो 0.45 के कॉरस्पॉन्डिंग देखिएगा ना, तो आपको वैल्यू मिलेगा 1.64। समझ रहे हैं बात को, तो 1.64 आपको मिलेगा। तो आप उसके बाद LCL निकालिए, लोअर कॉन्फिडेंस लेवल निकालिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार माइनस जेड टाइम्स सिग्मा एक्स बार कितना है हमारा 111800, जेड कितना मिला हमारा 1.64, सिग्मा एक्स बार कितना है हमारा 129.57। तो इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो वैल्यू मिलेगा 11587.50। UCL निकाल लीजिए, एक्स बार प्लस जेड टाइम्स सिग्मा एक्स बार कितना है 11800 प्लस 1.64 टाइम्स 129.57 निकालिएगा तो वो हो जाएगा 12012.50।
समझ में आ गया कि कैसे हम लोग पॉपुलेशन का, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि हम 90% श्योर हैं कि हमारा जो 700 फैमिली का जो एनुअल इनकम है वो इस रेंज में लाई कर रहा है, 11,587 से 12,012 के 90% श्योर है। 90% श्योरिटी के साथ हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि यदि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन रहे तो कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। देखिए सभी पे क्वेश्चन होगा, हम लोग अगले जो वीडियो लाएंगे उसमें सभी पे क्वेश्चन करके दिखाएंगे। अभी हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। चलिए लास्ट जो एग्जाम्पल है इस चैप्टर का वो हम लोग लेते हैं। वो क्या है हमारा, इंटरवल एस्टिमेट ऑफ प्रोपोर्शन। इंटरवल एस्टिमेट ऑफ प्रोपोर्शन। देखिए प्रोपोर्शन का भी हम लोग इंटरवल एस्टिमेट निकाल सकते हैं फ्रॉम लार्ज सैंपल। तो लार्ज सैंपल से हम लोग प्रोपोर्शन का भी एस्टिमेट हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि n है, देखिए इसमें बस ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि n जो होता है इस केस में वो होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, क्योंकि यहाँ हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, p होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q होता है हमारा 1 - p यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये सब चीज़ ध्यान रखना है। अब दोस्तों हमारा जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोपोर्शन का, उसका मीन ऑफ तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोपोर्शन उसका मीन यानी म्यू पी बार से डिनोट करें तो वो होता है हमारा p, और जो हमारा स्टैंडर्ड एरर होता है जो होता है पॉपुलेशन का सिग्मा p, उसका फॉर्मूला होता है रूट पी क्यू अपन एन। इसे याद कर लीजिए, ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए मीन का फॉर्मूला क्या है p और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है रूट पी क्यू अपन एन। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमें इस केस में गवर्नमेंट जो है वो निकालना, एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ढेर सारे एम्प्लॉयज़ हैं। उन सभी एम्प्लॉय का ये निकालना चाह रहे हैं कि कौन लोग प्रेफर कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट के टाइम पे अपने हु प्रेफर टू प्रोवाइड देयर ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट इन लिeu ऑफ कंपनी स्पॉन्सर्ड प्लान। तो हमने क्या किया, ऐसा निकालने के लिए 75 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया। ठीक है, और उसमें ये पाया कि 4 जो है वो इंटरेस्टेड हैं। तो n कितना हो गया 75, p कितना हो गया 4, q कितना हो गया, q हो गया आपका 0.4, 4%। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ 4 ऑफ देम आर इंटरेस्टेड और 0.6 जो वो इंटरेस्टेड नहीं है, ये तो 1 - p से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ये डाटा हमको दी गई है। अब आपको ये निकालना है कि पूरे जो एम्प्लॉय जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल एम्प्लॉय हैं उनका क्या नेचर है। ठीक है, कि 90 आपको दिया हुआ है कि 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले आप स्टैंडर्ड एरर निकालिएगा, ये निकालिएगा ना। तो स्टैंडर्ड एरर निकालिए पॉपुलेशन का, मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया है, क्या है रूट पी क्यू अपन एन। पी कितना है हमारा 0.4, क्यू कितना है हमारा 0.6, एन कितना है हमारा 75। इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो मिल जाएगा 0.057। ठीक है, अब फिर से देखिए 99% का रहा है, 99% का रहा है। तो ग्राफ देखिए 99% का आधा कितना होता है 0.495। जेड चार्ट में चले जाइए, 0.495 के लिए जेड वैल्यू का निकाल देखिए, वो मिलेगा आपको 2.58। जेड मिल गया। अब एलसीएल कैसे निकलेगा, एलसीएल निकालने के लिए एक्स बार माइनस जेड टाइम्स सिग्मा एक्स बार। ठीक है, अब एक्स बार कितना है, मीन है हमारा, सॉरी यहाँ अब हाँ ये चीज़ मैंने बताया ना, जो मीन होता है वो पी के बराबर होता है। तो एक्स बार को रिप्लेस कर दीजिए आप पी से। पी कितना है हमारा 0.4। देखिए यही चीज़ दो चीज़ है, एक याद रखिए जो मीन होता है वो पी के बराबर है, स्टैंडर्ड एरर होता है रूट पी क्यू बाई एन है। बस ये दो चीज़ याद रखना है। तो हो जाएगा पी कितना है हमारा 0.4 माइनस जेड कितना मिला 2.58 और सीमा कितना मिला 0.057। इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा 0.253। और यूसीएल निकालने के लिए, अपर कॉन्फिडेंस लेवल निकालने के लिए एक्स बार प्लस जेड टाइम्स सिग्मा एक्स बार, यानी कि पी प्लस जेड टाइम्स सिग्मा एक्स बार। पी कितना है हमारा, पी है 0.4 प्लस 2.58 टाइम्स 0.057। तो ये मिल जाएगा कितना 0.547।
तो दोस्तों ये चीज़ हमारा पूरा टॉपिक इस तरह कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी के सभी मैंने आपको बता दिए। यदि लेसन आपको पसंद आया हो, यदि आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे व्हाट्सएप पे नंबर पे जाइए, मैं आपको इस तरह का पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में मैं जो भी चीज़ें मैं आपको समझाया हूँ उसको मैं टाइप वे में लिख कर आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है और साथ साथ और भी टॉपिक की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो वो पेड मेंबर को मिलेगा, और उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों को तक वीडियो को पहुँचाइए ताकि वो लोग भी अच्छे तरीके से सीआईबी का प्रिपरेशन कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। मैं आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेसन में हम लोग इसके एमसीक्यू सेशन को देखेंगे और जो मैक्मिलन का अनसॉल्व क्वेश्चन है उसे भी देखेंगे। धन्यवाद।